Hello and welcome all of you. First of all, I really want to wish you many congratulations कि आपने इतना बेहतरीन टॉपिक चूज़ किया है अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए. दिस बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड इन फैक्ट आप सभी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में रिलेटेड जितने भी थीम्स और जितने भी कंटेंट्स होंगे उन सब से पहले से ही बहुत ज़्यादा विजिबल होंगे, बिकॉज़ आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ रिचनेस को एक्सप्लोर करते हो अननोइंगली एंड नोइंगली ऑल्सो. ओके, तो हम इस यूनिट में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. हम ये देखेंगे कि आपको इस बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में पहले तो क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है. It's going to be very interesting. First of all, इसमें we will be going to discuss the biodiversity and then we'll discuss कि कैसे हमें इसे conserve करना है. Biodiversity is that much important too and its conservation is also very important. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बायोडाइवर्सिटी के इंट्रोडक्शन से. फर्स्ट ऑफ ऑल पे वेरी डीप अटेंशन, बिकॉज कोई भी स्लाइड में कोई सी भी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आई तो फिर आगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे. तो कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल तुम्हारा स्क्रीन पे होना चाहिए. एंड अगर कुछ नोट्स लिखना चाहते हो तो साथ के साथ लिखते रहना. इनफैक्ट आई विल ऑल्सो राइट समथिंग विच आई वॉन्ट. तो बायोडाइवर्सिटी में हम सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं, दिस इज़ दी नटशेल समरी. ओके, कि व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन दिस स्लाइड. तो इंट्रोडक्शन में वी विल रीड कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ इट्स जनरल डेफिनेशन, ये सब कुछ सीखने वाले हैं हम. देन विल डिस्कस दी लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी के कितने सारे टाइप्स होते हैं. ओके, हम डिस्कस करेंगे कि पहली जेनेटिक डाइवर्सिटी किसे बोलते हैं, देन व्हाट इज़ द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, देन व्हाट इज़ द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. हम ये सब कुछ ही डिस्कस करने वाले हैं बच्चों. उसके बाद हम इसी टॉपिक में हम ये देखेंगे बच्चों कि व्हाट इज़ द बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन इन इंडिया. देन वी विल डिस्कस वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या है कि अगर इफ़ वी टॉक अबाउट दी इंडियन जोग्राफिकल कंडीशन, वी आर रियली वेरी इनरिच्ड. हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास प्लेन्स हैं, हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास वैलीज़ हैं, हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है वो इतनी सारी है कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से इतनी सारी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी प्रेजेंट है हमारी कंट्री में. ओके, तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या याद रखना है कि ड्यू टू दी जोग्राफिकल जोग्राफिकल conditions, due to the geographical conditions there are many kind of species diversity present in our country. Then we will discuss the value of biodiversity. Value of biodiversity में हम देखेंगे कि उसकी कंजम्पटिव यूज़ वैल्यू क्या है, कैसे हमें उसको कंज्यूम करना है. प्रोडक्टिव यूज़ वैल्यू क्या है, क्या क्या प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें एज अ प्रोडक्ट मिल रही हैं, उसे यूज़ कैसे करना है, उसकी सोशल यूज़ वैल्यू कैसी होनी चाहिए. एथिकल यूज़ वैल्यू कि हमें कितना यूज़ करना है, कितने लिमिट में यूज़ करना है. ये नहीं कि हम यूज़ कर रहे हैं और किए ही जा रहे हैं. नेचुरल रिसोर्सेज जो भी होती हैं दे आर एग्जॉस्टेबल. वो एक लिमिट तक ही हमारी नेचर में प्रेजेंट होंगी ना, और अगर हम उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो देयर विल बी अ टाइम कि इट विल बी वैनिश्ड, वो फिनिश हो जाएंगी. तो हमें उनकी एथिकल यूज़ पे ध्यान रखना होगा. दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट बच्चों. देन हम देखेंगे उसकी एस्थेटिक यूज़ वैल्यू क्या है. आज के टाइम पे एस्थेटिक वर्ड ना बहुत सारे जेनजी स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें एस्थेटिक वर्ड का एक्चुअल मीनिंग समझना होगा कि व्हाट इज़ दिस एस्थेटिक. ये जो एस्थेटिक वर्ड है बच्चों ये और कहीं से नहीं बल्कि बायोडाइवर्सिटी से ही आया है. बायोडाइवर्सिटी में व्हेन वी टॉक अबाउट दी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है और इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होने की वजह से ही वो जो सीनरीज़ हम हमारी आंखों के सामने देखते हैं वो इतने ब्यूटीफुल लगते हैं कि दैट इज़ द एस्थेटिक्स विच आर प्रेजेंट नेचुरली इन योर इन्वायरमेंट. हमने आर्टिफिशियली उसको क्रिएट नहीं किया, वो हमें गॉड ने एज अ गिफ्ट दी है. एंड देन विल डिस्कस दी ऑप्शन वैल्यू एज वेल. तो हम ऑन नटशेल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल लेवल पे, बायोडाइवर्सिटी नेशनल लेवल पे एंड बायोडाइवर्सिटी एट द लोकल लेवल ऑल्सो. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स.
देन अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए, है ना, लेट अस टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी एंड देयर लेवल्स। तो डेफिनेशन हम एक छोटी सी देख लेते हैं बच्चों कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल द लेवल्स। यानी अगर हम बात करें कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो गए, इधर इट इज़ प्लांट्स, इधर इट इज़ एनिमल्स, ओके, इधर दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इतनी सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है बच्चों। और सारे प्लांट्स एक जैसे तो नहीं दिखते, सारे एनिमल्स हमें एक जैसे नहीं दिखते, हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी कितनी सारी वैरायटी को देखने को मिलती है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होते हैं, कुछ वायरस होते हैं। तो इतनी सारी जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, तो इट इज़ एक्चुअली द सम टोटल ऑफ वैरायटी। हम बायोडाइवर्सिटी में किसी एक स्पेसिफिक प्लांट या किसी एक स्पेसिफिक एनिमल के बारे में बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट ऑल दोज प्लांट्स एंड ऑल दोज एनिमल्स एंड ऑल दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू नो कि इट्स द सम टोटल ऑफ वेराइटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल द लेवल्स। अब 3 लेवल्स हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के, ओके, विच वी विल डिस्कस हेयर। तो जो सबसे पहली लेवल आती है बच्चों, उसको समझना बेहद ज़रूरी है कि फर्स्ट लेवल विच इज़ द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके, दिस इज़ द फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल इज़ द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एंड थर्ड लेवल इज़ द इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी विच इज़ द जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में वी टॉक अबाउट द वेरिएशंस इन द जीन्स, है ना, कि हमारी जो सेल में जीन्स प्रेजेंट हैं वो क्या एक जैसी हैं या उनमें कुछ वैरायटी प्रेजेंट है। अब कुछ लोग जीन टर्म से फेमिलियर नहीं होंगे, देखो जो बायो बैकग्राउंड वाले होंगे वो तो समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ दिस जीन, लेकिन जो लोग यहाँ पर बायो बैकग्राउंड वाले नहीं होंगे उनको जीन के बारे में थोड़ा आइडिया नहीं होगा। तो मैं ना पहले तुम्हें जीन के बारे में समझा देती हूँ कि व्हाट इज़ दिस पर्टिकुलरली जीन। ओके, जीन के बारे में तुम समझो कि जीन इज़ अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ, ओके, इट इज़ अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है, यू ऑलरेडी नो दिस कि डीएनए इस तरीके से ना हमारी जेनेटिक मटेरियल होती है बच्चों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं, उसी के कोई फंक्शनल सेगमेंट है लाइक दिस इज़ अ फंक्शनल सेगमेंट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ जीन एंड दिस जीन इज़ एक्चुअली इनकोडिंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रोटीन। मतलब इस जीन को मैंने काम दिया है कि ये किसी प्रोटीन को इनकोड करेगी, दिस विल इनकोड फॉर अ प्रोटीन, और वही प्रोटीन हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ फंक्शन प्ले करेगा। तो यानी इस प्रोटीन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन किसके पास है, इस जीन के पास है, और जीन किसका हिस्सा है, ये हमारा डीएनए है। तो थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी तुमको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ डीएनए एंड व्हाट इज़ दिस जीन। तो जितनी भी वैरायटी आती है ना बच्चों, वो आती है इन जीन्स की वजह से ही, क्योंकि जो भी अरेंजमेंट होगी सारे ऑर्गेनिजम्स में वो सेम टाइप की नहीं होगी, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही, है ना। देयर आर सिमिलैरिटीज ऑल्सो, देयर आर डिफरेंसेज ऑल्सो। तो इन द फर्स्ट type of diversity we will talk about the genetic diversity because there are variations in the genes। और ये एक species में ही हम बात करेंगे बच्चों कि species में what are the variations within the genes। तो these are the basic unit of heredity also, इन्हें हम basic unit of heredity भी बोलते हैं। heredity का मतलब कि it is being transferred from the parent to their offsprings, okay। यानी कोई एक कैरेक्टर है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। ऑफस्प्रिंग यानी आप उनकी जनरेशन को भी बोल सकते हो ऑफस्प्रिंग। मान लो मैंने यहाँ पे पहली जनरेशन को, F1 जनरेशन को ऑफस्प्रिंग बोला है। तो जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यही जीन्स कुछ ना कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर अपने आप को पास ऑन कराते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तभी तो हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ ना कुछ कैरेक्टर मिलती है बच्चों। इधर इट इज़ द हेयर कलर, इधर इट इज़ द आई कलर, इधर इट इज़ द स्किन कलर, इधर इट इज़ द वॉइस मॉड्यूलेशन। एवरीथिंग यू गेट दैट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स।
नॉट 100%, लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट कुछ तो इनहेरिटेंस होती है। तो ये जो हेरिडिटी की यूनिट है दैट इज़ ओनली द जीन। और अगर इन जीन्स में हमें वेरिएशन देखने को मिल रही है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, तो दिस डाइवर्सिटी विल बी कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज़ दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी। Now let us talk about the species diversity. Okay, species diversity में हम बात करते हैं variety की, उनके number of species की, है ना, क्या एक species में कितनी variety present है और वहाँ उस given area में कितनी number of species present है. We talk about a given area. जैसे कि वहाँ पे lions हैं, tigers हैं, सिर्फ एनिमल्स तो नहीं है, उनके साथ बहुत सारे प्लांट्स भी पाए जा रहे हैं. तो प्लांट्स में भी वी टॉक अबाउट मैंगो प्लांट, वी टॉक अबाउट राइस प्लांट. तो ये हमने एक स्पेसिफिक डाइवर्सिटी की बात करी है स्पीशीज़ लेवल पे कि मैंगो एक अलग स्पीशीज़ को बिलोंग करती है, राइस अलग स्पीशीज़ को बिलोंग करती है. ओके, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी. जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ. आप सब ने पढ़ा होगा कि मैंगो की जो साइंटिफिक नेम होती है दैट इज़ मैंजीफेरा, दैट इज़ मैंजीफेरा इंडिका. ओके, दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने दो वर्ड्स यूज़ करे हैं. पहला है मैंजीफेरा और दूसरा इंडिका. दिस मैंजीफेरा डिनोट्स द जीनस and indica denotes the species. ओके, तो यही बात मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे यहाँ मैंने मैंगो की स्पीशीज़ लिखी है, तो स्पीशीज़ ये मैंगो विल हैव अ डिफरेंट स्पीशीज़ एंड राइस विल हैव अ डिफरेंट स्पीशीज़. ओके, तो दिस इज़ द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कि इधर इट इज़ लॉयन, इधर इट इज़ टाइगर, इधर इट इज़ मैंगो, इधर इट इज़ राइस. दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़. तो ये हमारी दूसरी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी थी. अगर हम अपने तीसरे काइंड ऑफ डाइवर्सिटी की तरफ चलें तो दैट इज़ द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे हम स्पीशीज़ के बारे में बात नहीं करते. यहाँ हम बात करते हैं कि हैबिटेट और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस है. कि इंडिया में जैसे बहुत सारे जोग्राफिकल कंडीशंस हैं अलग अलग, अभी मैंने तुम्हें समझाया भी था. तो ये जो जोग्राफिकल कंडीशन है ये एक्चुअली में किसकी वजह से आ रही है, तो दे आर प्रेजेंट ड्यू टू द वैरायटी ऑफ लैंडस्केप्स. हमारे पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ लैंडस्केप है. कहीं पे वाटर प्रेजेंट है, कहीं पे टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, कहीं पे माउंटेन है. वाटर में भी इतनी सारी वैरायटी, कहीं पे सीज प्रेजेंट है, कहीं पे ओशियंस प्रेजेंट हैं, कहीं पे फ्लोइंग रिवर प्रेजेंट है. रिवर में भी आप वाटर में इतनी वैरायटीज़ देख लो कि रिवर के वाटर कलर में आपको कितनी वैरायटी देखने को मिलती है. तो दिस इज़ द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. और आप सोचो कि ये जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मिली है इट इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर. इस गिफ्ट ऑफ नेचर को हमें बचा कर रखना होगा. और हम क्या कर रहे हैं, हम रिवर को पल्यूट कर रहे हैं, हम पोल्यूशन फैला रहे हैं. और ये जो वाटर पोल्यूशन है ये कहीं ना कहीं से हमें भी अफेक्ट कर रहा है बिकॉज वाटर से बहुत सारा पोल्यूटेंट सीप होकर ग्राउंड वाटर में आता है. देन इट अफेक्ट्स द सॉइल ऑल्सो. फिर उस सॉइल से भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जो सॉइल में ग्रो कर रहे प्लांट्स हैं वो एक्वायर कर लेते हैं. फिर उन प्लांट प्रोडक्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं. तो इट इज़ इनडायरेक्टली कमिंग टू अस ओनली. तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कैसे अपनी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखें, उसको पोल्यूशन से बचाएं. तो यही सारी बातें समझाने के लिए ना आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एक टॉपिक रखा गया है ताकि आप अवेयर हो जाओ कि व्हाट इज़ दिस बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज़ दिस कंजर्वेशन. और ना सिर्फ अवेयरनेस बल्कि आपको ये भी समझना होगा कि आपकी सोशल रोल क्या है. हर इंसान की एक सोशल रोल होती है उसकी सोसाइटी पर. तो यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ रोल ऑल्सो. सिर्फ एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, उस एजुकेशन को समझकर इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है. ओके, यू विल गेट टू नो अबाउट योर सोशल इम्पैक्ट कि आप कैसे अपनी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो. तो अभी आपको इतना आइडिया लग गया होगा ना कि व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. येस, एग्जैक्टली, दिस इज़ गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हम आराम आराम से ही अपने क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, बहुत रश नहीं करेंगे. पहले तो आज ही हमारी पहली क्लास है ना, तो आज हम आराम आराम से सारे टर्म्स को समझेंगे. एंड इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी काइंड ऑफ doubts you can surely ask me on the comments. Please do comment.
मैं कमेंट में जवाब दूंगी, या फिर अगली जो हमारी सेशन होगी ना, जो डे 2 सेशन होगी, उसमें मैं ना तुम लोगों के डाउट्स को एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो फील फ्री, देयर शुड बी नो हेजिटेशन। हम सारे टर्म्स को आराम से समझने वाले हैं, एंड दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम इज़ रियली रियली गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो देखो अभी जैसे मैंने तुमको समझाया ना कि 3 टाइप के डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसको देखो मैंने यहाँ पे एक पिरामिड के फॉर्म में समझाया। दिस इज़ अ काइंड ऑफ पिरामिड। देखो यहाँ पे दिस इज़ द डीएनए, ये क्या है, हेलिकल फॉर्म में दिस इज़ द डीएनए। अभी मैंने बताया था ना कि इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में डीएनए होती है, और उस डीएनए की किसी फंक्शनल सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं। तो बताओ मुझे बच्चों की ये जो जीन्स वाली स्टेप है, ये हमें किस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी को समझा रही होंगी? तो दिस इज एक्सप्लेनिंग अस दी जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, और इसी जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से हमें बहुत सारी स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। यही दोनों अभी तक हमने डिस्कस करा है। और तीसरा बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो अभी मैंने बताया भी था तुम्हें, कि थर्ड वन इज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ओके, कि लैंडस्केप मोड में कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो दिस इज़ द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में भी तुम समझ सकते हो कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस एंड व्हाट आर वी गोइंग टू रीड इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके, तो अभी तुम्हें रफ आइडिया मिल गया है कि इन तीनों को ही हम आज की क्लास में बेसिकली हम इन्हीं तीनों को ना डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाकी सारे कंटेंट्स हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा जो प्राइम फोकस होगा वो इन्हीं तीनों टाइप की डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने में और उनको समझने में होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें किसी भी लाइन में, किसी एक टर्म में भी अगर प्रॉब्लम फील हो तो प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ पढ़ाऊँ, मैं कुछ सिखाऊँ और बच्चे सीख ना पाए। तुम्हारा सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमने देख लिया बच्चों। देखो यहाँ पे भी एक और डायग्राम है। इस डायग्राम में यू कैन सी कि मैंने ना अलग अलग लेवल्स की बात करी है यहाँ पे। दिस इज़ एन एनर्जी पिरामिड, और इस एनर्जी पिरामिड में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स की बात करते हैं। जैसे जो सबसे लोअर लेवल पे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, दे आर द प्रोड्यूसर्स। अब इनको हमने प्रोड्यूसर्स क्यों बोला? तो दे आर द प्लांट्स, बिकॉज दे मेक फूड फॉर अस। और जिस तरीके से ये फूड बना रहे हैं उस प्रोसेस का नाम तुम जानते होगे, तुमने बचपन में पढ़ा होगा। उसी प्रोसेस को ना हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्लांट्स ने इतनी मेहनत करी, हमारे लिए फूड बनाया। अब इन प्लांट्स से कोई ना कोई तो फूड कंज्यूम कर रहा होगा। तो जो पहले ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इन प्रोड्यूसर्स से फूड कंज्यूम करेंगे, ओके, फर्स्ट फूड कंज्यूमर्स, they will be called as primary consumers। जैसे यहाँ पे ना प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पे इन्होंने एक ग्रास हॉपर को दिखाया है। जैसे दिस इज़ द ग्रास, ये हमारी ग्रास है, और ये ग्रास, दिस इज़ द ग्रास हॉपर। तो ऐसा नहीं है कि ग्रास हॉपर ही सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर होंगे स्टूडेंट्स, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड हियर। प्राइमरी कंज्यूमर कोई सा भी एग्जाम्पल हो सकता है, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। हमने यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल लिया है? ग्रास हॉपर का। ओके, तो देखो कुछ ना कुछ एनर्जी तो ग्रास ने पास करी होगी हमारे इन ग्रास हॉपर्स को, फिर ग्रास हॉपर ने भी कुछ एनर्जी पास करी होगी अपने अपर लेवल के कंज्यूमर को। तो यहाँ जो दूसरे लेवल के कंज्यूमर आते हैं ना, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे यहाँ मैंने फ्रॉग को एक्सप्लेन किया है कि चलो फ्रॉग ने अब किसको कंज्यूम कर लिया? इस ग्रास हॉपर को। देन इस फ्रॉग को कंज्यूम करने वाला भी कोई होगा, और इस फ्रॉग ने भी अपने कंज्यूमर को कोई ना कोई एनर्जी पास करी होगी। तो यहाँ मैं फ्रॉग के कंज्यूमर को कह रही हूँ टर्शरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? टर्शरी कंज्यूमर। और टर्शरी कंज्यूमर के बाद जो आते हैं, जो सबसे टॉप लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं क्वाटर्नरी कंज्यूमर, या इनका सबसे अच्छा नाम है दे आर दी टॉप कंज्यूमर्स। इवन हम ह्यूमंस भी बच्चों, हम इंसान भी टॉप कंज्यूमर्स की ही कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ तुम्हें एक हायरार्की समझ में आ रही होगी कि व्हाट इज़ द बेसिक अरेंजमेंट, ओके, व्हाट इज़ द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। तो तुमने सीखा कि भाई सबसे पहले बेसल लेवल पे कौन प्रेजेंट होंगे? द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के बाद कौन आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद कौन आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद आएंगे टर्शरी कंज्यूमर्स।
and then lastly the top consumers or the quaternary consumers will be there. अच्छा, अब दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको सन दिखाई दे रहा है. सन के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी. जो प्लांट्स खाना बना रहे हैं, यानी जो फोटोसिंथेसिस चल रही है यहाँ पर, ये फोटोसिंथेसिस क्या बिना सन से आई हुई लाइट के पॉसिबल है बच्चों? बिल्कुल नहीं. तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि देयर इज़ लाइट रेडिएशन कमिंग, और उन्हीं लाइट रेडिएशन की यूज़ करके फूड को प्रिपेयर किया गया है. तो समझ रहे हो कि यहाँ पे कितनी बेसिक अरेंजमेंट दिखाई गई है, और ये प्रोसेस तुमको जितनी सिंपली समझाया गया है उतना सिंपल होता नहीं है ना. दिस प्रोसेस इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हर लेवल पे, ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और नेचर में ये चल रही है. सोचो, तुम्हें पता भी नहीं है और कितनी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है नेचर में. तो तुम नेचर के कितने सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनसे फेमिलियर नहीं हो. इसीलिए ना इसको, इस लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी को, कंजर्वेशन को तुम्हारे इंटर्नशिप प्रोग्राम में रखा गया है, ताकि तुम अवेयर हो जाओ अपने आसपास की चीज़ों से, अपने आसपास होने वाली इवेंट्स से, है ना. वो कि व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स आर हैपनिंग अराउंड योर सेल्फ. ओके, चलो चलते हैं भी आगे. तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों. हमने पहले टाइप के डाइवर्सिटी से स्टार्ट करना है आज. तो पहली टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है जेनेटिक डाइवर्सिटी. ओके, जेनेटिक डाइवर्सिटी में जैसे विल टॉक अबाउट द स्पीशीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो हम यहाँ पे बेसिकली किसकी बात करेंगे? जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. तो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे कि यहाँ देखो एक लाइन लिखी है कि डाइवर्सिटी विद स्पीशीज़, दैट इज़ वेरिएशन इन जीन्स प्रेजेंट इन द स्पीशीज़. हम सेम स्पीशीज़ में ही बात करेंगे. यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट समझना क्या है तुम्हारे लिए कि जेनेटिक डाइवर्सिटी में स्पीशीज़ इज़ सेम. यही व्हेन वी विल टॉक अबाउट दी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, जो हमारा अगला टाइप है. तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में ये स्पीशीज़ सेम नहीं रहेगी. ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमें स्पीशीज़ सेम दिख रही है, लेकिन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में ये चीज़ सेम नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि हमें यहाँ राइस की बहुत सारी वेराइटीज़ दिखाई गई है ना. दिस इज़ द राइस. तो राइस की इतनी सारी वैरायटीज़ दिखाई गई है. देखो यहाँ पे लॉन्ग वाइट राइस दिखाया है, फिर इन्होंने जास्मिन राइस दिखाया है, फिर इन्होंने बासमती राइस दिखाया. और बासमती राइस में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है. ये तो तुम जानते हो ना कि बासमती राइस में चलो एक ही टाइप की बासमती राइस होती होगी, बट नो, देयर आर मेनी काइंड ऑफ वैरायटीज़ फॉर द बासमती राइस ऑल्सो. और अगर हम बात करें कि राइस की साइंटिफिक नेम क्या है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ओके, we talk about the scientific name of rice. So rice is called as Oryza sativa. Oryza sativa. This is the scientific name of rice. और यहाँ आप देख सकते हो कि Oryza sativa में Oryza is the genus and sativa is the species. This is the species. तो हम जितने भी वैरायटीज़ की बात करेंगे ये सब Oryza sativa को ही बिलोंग कर रहे हैं. लेकिन देखो फिर भी इसमें स्पीशीज़ तो सेम है बच्चों, लेकिन फिर भी इनमें कितनी सारी वेराइटीज़ है. ओके, देयर आर मेनी काइंड ऑफ वेराइटीज़. कुछ वाइल्ड वेराइटीज़ होती हैं, कुछ रेड वेराइटीज़ होती हैं. दिस इज़ द ब्राउन बासमती राइस. आजकल तो ब्राउन राइस बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है बच्चों. ओके, बिकॉज दिस ब्राउन राइस इज़ काइंड ऑफ हेल्दी राइस, हेल्दी ऑप्शन इन कंपैरिजन टू वाइट राइस. दिस इज़ ऑल्सो ब्राउन जासमिन. ये मीडियम ग्रेन है. दिस इज़ ऑल्सो ब्राउन राइस. तो काफ़ी सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं यहाँ से कि कितनी सारी वैरायटीज़ प्रेजेंट है. और सोचो कि ये सारी वैरायटीज़ कैसे बन पाई है? ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स. दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ओके, अगर ये जीन्स की अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन सेम रहती तो क्या इतनी वैरायटी पॉसिबल होती? क्या आज हमारी आंखों के सामने इतनी सारी राइस की वैरायटीज़ दिख रही होती हमें? बिल्कुल नहीं. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स. और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन है यही वो रीज़न है. ओके, दिस इज़ द ओनली रीज़न. ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन है, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट की वजह से ही हमें इतनी सारी वेराइटीज़ देखने को मिल रही है. ओके,
तो हमने अभी तक क्या सीखा बच्चों? हमने ये सीखा कि यहाँ हमें स्पीशीज़ लेवल पे ही डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी जीन्स में बदलाव की वजह से, और ये जो वेरिएशन मिल रहा है हमें जीन का, ये हमें कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से, उनके अरेंजमेंट की वजह से मिल रहा है। और इसी जीन को हम बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं, और इसी हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हर जनरेशन दर जनरेशन में हमें वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल समझाया था राइस वैरायटी का, दिस इज़ द डायग्राम विच इज़ एक्सप्लेनिंग द वैरायटीज़ ऑफ राइस। फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है टिक वुड वैरायटीज़। ये टिक वुड वैरायटीज़ क्या है? जैसे तुमने सागवान की लकड़ी सुनी होगी, ओके, इंग्लिश में हम उससे टिक वुड कहते हैं। तो सागवान की लकड़ी में भी कितनी सारी वैरायटी होती है बच्चों, उसको लकड़ियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि वो ना मल्टीपर्पज़ लकड़ी है, बहुत सारी चीज़ों में हम उसको यूज़ करते हैं। तो दैट टिक वुड वैरायटी इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर इतनी सारी वैरायटी हमें देखने को मिल रही है तो उसके पीछे का रीज़न तुमसे आज के बाद पूछा गया तो क्या जवाब दोगे? कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो आई होप स्टूडेंट्स की जो हमारा पहला वाला टॉपिक है ना, फर्स्ट काइंड ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, यानी अगली डाइवर्सिटी की वैरायटी की तरफ, जिसका नाम है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अब स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का मतलब समझेंगे सारे लोग कि यहाँ हम बात करने वाले हैं सेम काइंड ऑफ स्पीशीज़ पे, ओके। यानी देखो वी विल टॉक अबाउट द डिस्क्रिट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड। तो सेम काइंड का मतलब क्या हो गया? सेम काइंड का मतलब हो गया कि स्पीशीज़ यहाँ पे आपको सेम मिलेगी, लेकिन यहाँ स्पीशीज़ सेम नहीं मिलेगी, यहाँ स्पीशीज़ डिफरेंट होगी। द स्पीशीज़ विल बी डिफरेंट, द स्पीशीज़ विल बी डिफरेंट हियर। और स्पीशीज़ डिफरेंट है से मतलब क्या है मेरा कि वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज़। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक स्पीशीज़ के बारे में बात की है, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्पल फ्रूट, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने एप्पल की कई सारी वेराइटीज़ तुमको दिखाई हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एप्पल की वेराइटीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे एप्पल जो है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट, तो उसी तरीके से और भी बहुत सारे फ्रूट्स प्रेजेंट हैं ना, और भी बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट हैं। तो हम बात करेंगे कि नेचर में सिर्फ एक काइंड ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट नहीं है बच्चों, नेचर में बहुत सारी वैरायटी है स्पीशीज़ की। तो डाइवर्सिटी बिटवीन दी स्पीशीज़, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ स्पीशीज़ आपको डिफरेंट मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें एप्पल फ्रूट का दिखाया है, वैसे ही मैंगो होती है, मैंजीफेरा इंडिका जिसको कहते हैं, वैसे ही ग्रेप्स होती है बच्चों, वैसे ही राइस होगी, वैसे ही वीट होगी। तो सोचो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इतने सारे एडिबल आइटम्स में आपको कितनी वैरायटी देखने को मिलती है। तो दिस वैरायटी इज़ द फाइन एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। बिकॉज अगर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती तो हमें आज शायद अपनी आंखों के सामने इतने डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स ही नहीं दिखते। जब तुम अपने आसपास बर्ड्स को देखते हो तो बर्ड्स में भी तुम्हें कितनी सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती है। बर्ड्स में तुम्हें कोयल देखने को मिलती है, पिकॉक देखने को मिलती है, बर्ड्स में तुम्हें क्रो देखने को मिलती है। तीनों अलग अलग स्पीशीज़ है बच्चों, और तीनों में कितनी सारी डिफरेंसेस भी प्रेजेंट है। तो सम ऑफ द वेराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ स्पीशीज़ लेवल, अगर हम स्पीशीज़ लेवल पे उनकी वैरायटी को समझने की कोशिश करें बच्चों, तो दिस विल बी अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, ओके। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांट स्पीशीज़, तो प्लांट में एप्पल है, मैंगो है, ग्रेप है, राइस है, वीट है। एनिमल स्पीशीज़ में कोई कम नहीं है, एनिमल स्पीशीज़ में भी देयर आर लॉयन, देयर आर टाइगर, देयर आर डियर, इतने सारे एनिमल्स हैं बच्चों। तो ये काइंड ऑफ हमें क्या समझा रहा है कि दिस इज़ द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। फिर देखो यहाँ पे मैंने एक स्पीशीज़ की बात करी, दिस इज़ वन स्पीशीज़ ओनली। वन स्पीशीज़ में ये हमें अलग अलग वैरायटी देखने को मिल रही है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। ऐसा नहीं है ये अलग अलग स्पीशीज़ है, नो, दिस ऑल टाइगर्स बिलोंग टू सेम स्पीशीज़, ऑल बिलोंग टू सेम स्पीशीज़, ओके। जैसे अगर टाइगर के साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो इट इज़ नोन एज पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, यस। अभी मैंने तुमको समझाया कि पहला वाला वर्ड क्या होता है, जीनस, दिस इज द जीनस, एंड टिग्रिस इज द स्पीशीज, ओके। तो जीनस,
स्पीशीज़, ये सारे टर्म्स ना तुम्हें पता होने चाहिए। तो ये सारे टाइगर्स ही हैं बच्चों, जैसे कुछ साइबेरियन टाइगर है, ये मलयान टाइगर है, साउथ चाइना टाइगर है, बंगाल टाइगर है, फिर इंडो चाइनीज टाइगर है। तो दीज आर द वेराइटीज ऑफ टाइगर, बट हम इन वेराइटीज को नहीं समझ रहे हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टाइगर इज वन स्पीशीज, वन डिफरेंट स्पीशीज, एंड लॉयन इज अनदर काइंड ऑफ स्पीशीज। जैसे अगर हम लॉयन के साइंटिफिक नेम की बात करें बच्चों, तो लॉयन की साइंटिफिक नेम होती है पैंथेरा लियो। वन सेकेंड, यस इट इज पैंथेरा लियो। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, बोथ आर बिलोंगिंग टू द सेम जीनस। ओके, लॉयन एंड टाइगर इज बिलोंगिंग टू द सेम जीनस, बट द स्पीशीज इज डिफरेंट। स्पीशीज बिल्कुल सेम है, और जब आप एक लॉयन और एक टाइगर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों ही देखने को मिलेंगी। इवन डिफरेंसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बिकॉज बोथ बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। दोनों सेम स्पीशीज के नहीं है बच्चों। तो यही जो डिफरेंट स्पीशीज की डाइवर्सिटी तुम देख रहे हो, दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ओके, देखो स्पीशीज डाइवर्सिटी, यहाँ पे भी देखो मैंने कितने सारे डियर की स्पीशीज दिखाई। दिस इज द डायग्राम एक्सप्लेनिंग द डाइवर्सिटी ऑफ डियर। तो देखो मैंने कितने सारे एनिमल्स को अलग अलग कंपेयर कर दिया। यहाँ मैंने एक टाइगर को कंपेयर किया, यहाँ मैंने एक लॉयन को कंपेयर किया, यहाँ मैंने एक डियर को कंपेयर किया। तो ये सब क्या है? अगर मैं एक लॉयन, टाइगर और डियर को कंपेयर कर रही हूँ आपस में, तो क्या ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल होंगी? नो, इट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। दिस विल बी डेफिनेटली द एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज क्लियर टू एवरी वन। ओके, अब आई होप कि मैं अगली क्लास में तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँ, तो आई होप कि तुम उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता रही हूँ कि रिविजन इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यू गाइज हैव टू रिवाइज एवरीथिंग which has been taught to you in this particular sessions, है ना। जितने भी सेशंस हो रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज में आपने अपने आप को इनरोल किया है, तो जो भी टीचर्स आ रहे हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, इट्स वेरी क्वालिटी कंटेंट, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू हैव टू रिवाइज इट प्रॉपरली। बिकॉज जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप उसको लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, तो फिर आपका सारा ना पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू हैव टू रिवाइज दीज थिंग्स। ओके, चलो अब हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी की तरफ। ओके, विच इज़ दी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। दिस विल बी द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ओके, अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी समझने के लिए पहले हमें इसकी डेफिनेशन को समझना होगा बच्चों कि व्हाट इज़ दिस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो फर्स्टली वी विल डिफाइन द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इट रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, बायोटिक कम्युनिटीज, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द बायोस्फीयर, है ना। हम बात करेंगे कि बहुत सारी हैबिटेट, बहुत सारी बायोटिक कम्युनिटी, इकोलॉजिकल प्रोसेस प्रेजेंट बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर की इट्स द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर यू लिव, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, यू नो। तो अभी मैंने तुम्हें समझाया भी था कि इतनी सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है हमारे लैंडस्केप लेवल पे, कहीं पे माउंटेन्स हैं, यू नो, कहीं पे वाटर बॉडीज़ हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और ना ही हम उसमें सिर्फ डाइवर्सिटी की बात करते हैं, बल्कि हम उसमें चल रही इकोलॉजिकल प्रोसेस को भी समझते हैं बच्चों। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे इकोसिस्टम में क्या क्या इकोलॉजिकल प्रोसेस चल रही हैं, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट इज़ द स्केल? ओके, इट्स द लार्जेस्ट स्केल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे हमने जो पिरामिड देखा बच्चों, तो इस पिरामिड में लेट अस सी, इस पिरामिड में देखो ये सबसे स्मॉलेस्ट लेवल की डाइवर्सिटी है। दिस इज द स्मॉलेस्ट, है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, दिस इज द स्मॉलेस्ट। फिर देन उसके बाद दिस इज द इंटरमीडिएट लेवल। ओके, इंटरमीडिएट मिडिल लेयर पे यही आएगी, एंड दिस विल बी दी लार्जेस्ट स्केल, क्योंकि सबसे बड़ी लेवल की डाइवर्सिटी तो तुम्हें इकोसिस्टम में ही देखने को मिलेंगी ना।
तो इसीलिए यहाँ पे देखो मैंने स्केल के बारे में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ दिस स्केल. सो दिस इज़ द लार्जेस्ट स्केल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मान लो कि कोई क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्केल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. क्या है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, क्या वो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, या फिर वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है. तो तुम्हें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा कि इट इज़ द लार्जेस्ट स्केल ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज़ द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, तो इट रिप्रेजेंट द सम ऑफ वेराइटीज़. इट इज़ हैविंग वेरी काइंड ऑफ वेराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज़ के बारे में पता चलता है कि अलग अलग इन्वायरमेंट की कैटेगरी में हमें अलग अलग इन्वायरमेंट देखने को मिलती हैं. जैसे अगर हम यहाँ पे समझें तो देयर आर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट. ओके, देयर आर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट एंड देयर आर एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स टू. तो अगर हम देखें तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हमें अलग कैटेगरी ऑफ एनिमल्स मिलेंगी, हमें उनमें अलग फीचर्स मिलेंगी. और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में हमें अलग कैटेगरी ऑफ एनिमल्स मिलेंगी, हमें उनमें अलग फीचर्स मिलेंगी. जैसे मैं एक बेसिक से एग्जांपल से तुम्हें समझा रही हूँ कि इफ़ यू सी एक्वेटिक एनिमल्स के पास गिल्स प्रेजेंट होती हैं फॉर रेस्पिरेशन, जो उन्हें पानी के अंदर भी रिस्पायर करने में, ब्रीद करने में हेल्प करती हैं. और अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें, जैसे वी ह्यूमंस आर ऑल्सो टेरेस्ट्रियल, तो क्या हमारे पास गिल्स होती हैं? क्या हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट है? नो, वी आर हैविंग लंग्स फॉर इट. तो अगर हमारे पास लंग्स प्रेजेंट है तो देखो मैंने सिर्फ एक छोटे से स्केल पे, सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन के स्केल पे दो अलग अलग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर किया और मैंने क्या पाया कि दोनों की रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज डिफरेंट. तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में तुमको डिफरेंस देखने को मिला, ये किसकी वजह से देखने को मिला? ये हमें इन्वायरमेंटल डिफरेंस की वजह से देखने को मिला. अगर ये इन्वायरमेंटल डिफरेंस नहीं होती तो क्या हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन में डिफरेंस देखने को मिलता? नहीं. तो दिस इज अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी विच वी विल रीड हियर. ओके, हम सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात नहीं करेंगे, हम बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स भी देखेंगे. वो किस टाइप के एग्स ले करते हैं, उनके एग्स पे बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग प्रेजेंट है कि नहीं है. बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि अगर इफ़ दे ले एग्स विदाउट दी कैल्शियम कार्बोनेट कवरिंग ओवर देम, तो अगर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी उनके एग के ऊपर एज अ कवरिंग, एज अ शेल, तो वो सनलाइट में ड्राई हो जाएंगे. क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को लगातार सनलाइट टॉलरेट करनी है स्टूडेंट्स. तो उन्होंने सोचो, नेचर ने कितनी चालाकी से उनको एक बाहर आउटर कवरिंग दी शेल की. बट इफ़ वी टॉक अबाउट दी एग्स ऑफ फिशेस, तो फिशेस के पास जो एग्स होती हैं, these eggs are shellless. उनके पास तो ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग ही नहीं होती बच्चों. तो अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग उनको नहीं मिली तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो फिशेस कहाँ एग्स को ले करेंगे? दे विल ले देयर एग्स इनसाइड द वाटर. तो वाटर में तो सनलाइट की वजह से कोई डेंजर ही नहीं है उन एग्स को. तो इसलिए नेचर ने उन एग्स को आउटर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग दी ही नहीं. तो सोचो, मैंने सिर्फ छोटे छोटे स्केल्स पे अलग अलग कैरेक्टर्स को कंपेयर किया स्टूडेंट्स, और इस कंपैरिजन में ही तुम देख पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें बात समझनी होगी कि कई बार बहुत अलग अलग इन्वायरमेंट की वजह से भी हमें अलग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं. तो इसीलिए ना इसको लार्जेस्ट स्केल कहा गया है, क्योंकि अगर इसकी वैरायटी नहीं होती तो शायद इतनी ज़्यादा ना तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती और ना तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती बच्चों. ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तो अभी तुमको मैंने समझाया भी था कि दो बेसिक टाइप्स होंगे, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज मराइन. ओके, टेरेस्ट्रियल में विल टॉक अबाउट दी डाइवर्सिटी. We will talk about the diversity present on the land. Diversity present on the land. And marine diversity में we will talk about the diversity present in the water. Present in the water. अभी मैंने समझाया भी था कि भाई एक हो गई टेरेस्ट्रियल डाइवर्सिटी और एक हो गई एक्वेटिक डाइवर्सिटी. तो दोनों की वजह से क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं.
वो सब हम देखेंगे बच्चों इन स्लाइड्स में। तो लेट अस टॉक अबाउट दी, स्टार्ट करते हैं हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को। तो जाहिर सी बात है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम कहाँ बात करेंगे, वी विल सी ऑन दी लैंड इटसेल्फ कि हमें ज़मीन पे ही कितनी सारी वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे हम ज़मीन पे ही बात करें तो वी टॉक अबाउट दी फर्स्ट काइंड ऑफ वैरायटी, दे आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाईएस्ट डाइवर्सिटी प्रेजेंट होगी बच्चों। ओके, इट विल हैव हाईएस्ट काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी है ना स्पीशीज़ की। और रीज़न भी है बच्चों, रीज़न ये है कि इतनी सारी प्लांट फॉर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इतनी सारी एनिमल फॉर्म्स प्रेजेंट है, तो इतनी वैरायटी होने की वजह से बहुत सारी नई नई स्पीशीज़ को ग्रो करने का, फ्लरिश करने का मौका मिलता है। छोटे फॉर्म से लेकर बड़े फॉर्म तक की एनिमल्स यहाँ ईजिली सर्वाइव करती हैं। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज़ Amazon रेन फॉरेस्ट। तुमने नाम भी सुना होगा बच्चों। It's the great example of a tropical rainforest, which is the Amazon rainforest in the world, है ना। This is the largest, ये example तो सभी को पता होना चाहिए, this is the largest tropical rainforest across the world। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है बच्चों। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यस, रेन फॉरेस्ट इन इंडिया नहीं, इन वर्ल्ड, इन दी वर्ल्ड। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो हाईएस्ट डाइवर्सिटी मेंशन भी किया है मैंने यहाँ पर। देन ओके, वैसे ही और भी दूसरी सारी फॉरेस्ट्स होती हैं, लाइक टेम्परेट फॉरेस्ट, या फिर हम डेजर्ट्स को देखें जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कितनी कम होती है बच्चों। ओके, यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लेस, वाटर अवेलेबिलिटी इज स्कार्स, बहुत कमी है यहाँ पे पानी की बच्चों। और सोचो कि इतने कम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में भी क्या कोई ऑर्गेनिज्म, क्या कोई प्लांट सर्वाइव करता होगा? बिल्कुल सर्वाइव करता होगा। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक प्लांट है कैक्टस, यू ऑलरेडी नो। तो तुमने कभी सोचा है कि भाई नेचर ने कैक्टस को कांटे क्यों दिए, है ना? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कैक्टस को आखिर थॉर्न्स क्यों मिले बच्चों, है ना? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे रीज़न बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये कांटे जो होते हैं ये एक्चुअली लीफ की मॉडिफिकेशन होती है। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। और लीफ की मॉडिफिकेशन है बच्चों, लीफ ने अपने आप को इतना ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है सरफेस एरिया वाइज, वो इतने ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं कि इट हैज़ डिक्रीज्ड देयर सरफेस एरिया। और अगर सरफेस एरिया रिड्यूस हो गई है तो जाहिर सी बात है कि वाटर लॉस बहुत कम हो जाएगा, है ना। लेस वाटर लॉस विल बी देयर। तो वाटर लॉस अगर कम है तो वो पानी को सेव कर सकते हैं बच्चों। अगर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा, लॉस कम हो रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना। तो दे विल सेव देयर वाटर कंटेंट इनसाइड देम। तो सोचो, मैंने बस तुमको एग्जाम्पल दिया कि आखिर क्यों डेजर्ट्स में ऐसे कलरफुल फ्लावर्स, यानी बहुत बड़े बड़े सरफेस एरिया वाले लीव्स वाले हमें प्लांट्स क्यों नहीं मिलते हैं। तो रीज़न यही है इसके पीछे कि दे हैव टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कैक्टस का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे एक एनिमल है बच्चों, जैसे कंगारू रैट कहा जाता है। ओके, वन एनिमल इज़ देयर विच इज़ कंगारू रैट। उसे भी कहाँ सर्वाइव करना है? उससे भी सर्वाइव करना है अपने डेजर्ट में। डेजर्ट में पाया जाएगा ये। अब इसकी इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है देखो इसके पास कि ये कैसी यूरिन बनाती है, कैसी यूरिन फॉर्म करती है। तो इट फॉर्म्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। और ये ऑलमोस्ट अपने जीवन में बहुत कम पानी पीता है बच्चों, बहुत मिनिमलिस्टिक वाटर इट ड्रिंक्स। ओके, पानी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो कम पानी पीने वाला जानवर ही देखो वहाँ तैयार किया गया। और इसने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्यों बनाया? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा, जिनको पता नहीं है वो याद रखेंगे, गाढ़ा मतलब पानी का कंटेंट बहुत कम है इसमें। टू मिनिमाइज दी, ऐसा क्यों करा इसने? तो टू मिनिमाइज दी लॉस ऑफ वाटर। ओके, तो इसकी प्राइम फोकस क्या थी कि मुझे क्या करना है, पानी के लॉस को रोकना है।
तो इस वजह से इसने ऐसी डिज़ाइनिंग करी, इसको नेचर ने ऐसे ही डिज़ाइन किया कि इट हैज़ टू फॉर्म कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो डेजर्ट्स हो गए बच्चों, देन ग्रासलैंड्स हो गए, तो इतनी सारी वैरायटी हमें देखने को मिल रही है कहाँ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। फिर मैम ग्रासलैंड्स में कौन पाए जाएंगे, तो ग्रासलैंड में ग्रेजर्स पाए जाएंगे, जो चरने वाले जानवर होते हैं, है ना। वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाएंगी, लेकिन मेनली ग्रेजर्स पाई जाती हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात हुई। इस वाली स्लाइड में तुम देख सकते हो कि दिस इज़ दी डायग्राम ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ कितनी सारी देखो अलग अलग लेवल्स के तुम्हें प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग लेवल्स के प्लांट्स हैं तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि प्लांट की इतनी वैरायटी है तो उस हिसाब से एनिमल की भी उतनी वैरायटी होगी। देन ये ग्रास लैंड से बच्चों, है ना, ग्रास लैंड से मैंने तुमको अभी बताया कि ग्रेजर्स एग्जिस्ट करते होंगे, यानी चरने वाले कुछ जानवर एग्जिस्ट करते होंगे बहुत सारे। ओके, तो यहाँ पे तुमको प्लांट डाइवर्सिटी भी मिलेगी, यहाँ पे तुमको एनिमल डाइवर्सिटी भी मिलेगी, बहुत सारी दूसरी वैरायटीज़ के जानवर भी मिलेंगे। तो डेजर्ट्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गई, ये सारी किसके एग्जाम्पल है, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ओनली। और हमने पहला वाला अपना टाइप अभी क्लियर कर लिया है। दिस इज़ दी डाइवर्सिटी प्रेजेंट ऑन दी टेरेस्ट्रियल लेवल, ये लैंड लेवल पे हमें इतनी सारी वैरायटी देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली डाइवर्सिटी की, जिसका नाम है मराइन डाइवर्सिटी। ओके, तो मराइन डाइवर्सिटी का मतलब मैंने तुमको समझाया अभी कि यहाँ पे हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल लेवल पे नहीं, यहाँ पे हम एक्वेटिक लेवल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मराइन डाइवर्सिटी इज मच हायर दैन द टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी। बच्चों इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ जो वैरायटी है, यहाँ जो स्पीशीज रिचनेस है, वो तुम्हें टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी के मुकाबले बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बट इट इज़ लेस नोन एंड डिस्क्राइब्ड। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ज़मीन पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर क्या जादुई दुनिया बसी हुई है, उसके अंदर तुम उसको देखने के लिए तुम्हें पानी के अंदर जाना पड़ेगा, और पानी के अंदर तो बहुत कम ही लोग उतर पाते हैं। तो याद रखना कि इट इज़ लेस नोन एंड डिस्क्राइब। जैसे एक इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों, कोरल रीफ। कोरल रीफ, कभी इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोरल रीफ की इमेजेस देखना, ओशियंस में इतनी सुंदर सुंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है कोरल रीफ्स की कि तुम्हें यकीन नहीं होगा कि ओशियन के अंदर भी इतनी खूबसूरत दुनिया बसी हुई है जो तुम्हारी आंखों से परे है, तुमने अभी तक उसको देखा ही नहीं। तो यही बात है, यहाँ पे तुम्हें देखो इस लाइन में यही समझाया जा रहा है कि इट इज़ लेस नोन, बहुत कम ही लोग उसके बारे में जानते हैं और बहुत कम ही लोगों ने उसका वर्णन भी किया है, क्योंकि जब देखेंगे नहीं तो वर्णन कैसे हो पाएगा। इसी में देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। वी टॉक अबाउट एस्चुरीज, वी टॉक अबाउट कोस्टल वाटर, वी टॉक अबाउट ओशियंस। ये सारे एक दूसरे से बायोलॉजिकली डिफरेंट है बच्चों, और ये सारे किसका एग्जाम्पल है, मराइन डाइवर्सिटी का। जैसे एस्चुरी की अगर हम बात करें तो एस्चुरी एक ऐसी जगह है ना, एक ट्रांजिशन जोन है बच्चों, एक ट्रांजिशन जोन है, एक जंक्शन की तरह काम कर रहा है, वेयर दो चीज़ों का मिलन हो रहा है बच्चों, याद रखना मिलन की जगह है ये। तो यहाँ फ्रेश वाटर, वेयर फ्रेश वाटर मीट्स विद fresh water meets with salty water, salty water, this is very very interesting। तो यहाँ दो चीज़ों का संगम हो रहा है बच्चों, तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे खारे पानी और मीठे पानी का संगम हो रहा है। इसी ट्रांजिशन जोन को हम क्या बोलते हैं, इसी ट्रांजिशन जोन को हम कहते हैं एस्चुरी। तो सोचो ये भी इट इज़ अ काइंड ऑफ मराइन डाइवर्सिटी, कोस्टल वाटर है, ओशियंस है। इनफैक्ट सी इज़ अ क्राडी ऑफ इवन नोन एनिमल फाइलम्स, है ना। तुम बहुत सारे फाइलम्स पढ़ोगे हायर क्लासेस में, या फिर तुमने पढ़े भी होंगे, जैसे तुमने फाइलम्स पढ़े होंगे लाइक पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, दीज आर दी फाइलम्स ओनली। और उन फाइलम्स में भी हम देखते हैं कि मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स पहले एग्जिस्ट करते थे बच्चों, मतलब जो शुरुआती ऑर्गेनिजम्स थे, दे वर एक्वेटिक। ऐसा नहीं था कि सारे एनिमल्स शुरुआत से लैंड पे ही एग्जिस्ट करते थे बच्चों, नहीं। धरती पे जो पहले काइंड ऑफ एनिमल्स आए थे उनकी शुरुआत पानी से ही हुई है, इसीलिए तो पानी बिना जीवन पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पानी के बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो बहुत सारे फाइलम में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाटर में ही एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर 35 एग्जिस्टिंग फाइलम ऑफ मल्टी सेलुलर
एनिमल्स, बहुत सारे फाइलम्स हैं बच्चों। फिर 34 मराइन है, उनमें से 16 एक्सक्लूसिवली मराइन है। एक्सक्लूसिवली मराइन का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट कर सकती हैं, मराइन वाटर में, ओनली मराइन इन नेचर। तो ये सारी बातें तुमने अभी सीखी है ना। और यहाँ पे देखो मैंने एक इमेज में तुम्हें समझाया है व्हाट इज़ द मराइन डाइवर्सिटी। जैसे दो चीज़ों को, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया, दीज आर ओपन वाटर्स एंड दीज आर कोस्टल वाटर्स। ये डाइवर्सिटी है मराइन फॉर्म में ही, ऐसा नहीं है कि एक फ्रेश है एक सॉल्टी है, दोनों ही सॉल्टी वाटर का ही एग्जाम्पल है बच्चों। बट बारीक बारीक अंतर है। जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट दी कोस्टल वाटर, तो ये ना लैंड के पास होते हैं, दीज आर प्रेजेंट नियर लैंड सोर्स, और इनकी डेप्थ थोड़ी सी कम होती है, दे आर हैविंग लो डेप्थ। बट हम ओपन वाटर्स की बात करें तो ये लैंड से, ज़मीन से दूर होते हैं बच्चों। समझ में आ रही बातें? ये ज़मीन से दूर होते हैं, फार फ्रॉम लैंड सोर्स। और अगर डेप्थ की बात की जाए तो इनकी डेप्थ भी ज़्यादा होगी, गहराई में ये प्रेजेंट होंगे। यहाँ तो थोड़ी बहुत सनलाइट पहुँच भी जाएगी बच्चों, लेकिन यहाँ सनलाइट बहुत मुश्किल से पहुँचेगी। ओके, सनलाइट यहाँ पे बहुत मुश्किल से पहुँचती है, क्योंकि ये बड़े शैलो होते हैं। जो कोस्टल वाले होते हैं वो ना शैलो होते हैं, और ओपन वाटर्स आर वेरी डीप। तो यहाँ सनलाइट का पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ थोड़ी सी अवेलेबिलिटी हो जाती है। ओके, फिर यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट की यानी डाइवर्सिटी की अबंडेंस है कोस्टल वाटर में, तुमको ज़्यादा देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू ओपन वाटर्स, क्योंकि यहाँ तुम्हें न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी जितनी कोस्टल वाटर में देख सकते हो। ओके, सो मराइन बायोडाइवर्सिटी इज़ डन। तो तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होंगी तीनों काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ की। हमने आज बहुत सारी बातें करी इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी के बारे में, तीनों काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ के बारे में, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो दिस यू हैव टू डिस्कस। और तुमने ये भी सीखा कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को तुम्हारे इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्यों रखा गया है, वाई दिस हैज़ बिन इंक्लूडेड। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। बाकी की डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि यू हैव टू मेक अ कंपैरेटिव चार्ट बिटवीन these three kinds of diversities, है ना। मैं चेक करूँगी, मुझे चाहिए सबकी चार्ट पेपर पे, कॉपी पे, A4 शीट, जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे उसमें आई हैव टू चेक अ कंपैरेटिव टेबल बिटवीन दीज 3 काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी। कौन कौन सी? जो अभी हमने डिस्कस करी। पहला जेनेटिक, दूसरा स्पीशीज़ और तीसरा इकोसिस्टम। ओके, हमने अभी डिटेल में समझा है तीनों को। इस तरीके से तुम्हें कंपैरिजन मोड में तीनों के बीच में डिफरेंसेस, उनके एग्जाम्पल्स, यू कैन ऐड डायग्राम्स ऑल्सो। जितना क्रिएटिव बना सकते हो बच्चों, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो, अपनी क्रिएटिविटी शो करो, है ना। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट दीज ऑल्सो, और मैं चेक भी करूँगी कि तुमने क्या क्या होमवर्क फिनिश करा है। तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तुम तो वेल डन, तुमने लास्ट तक वीडियो को देखा है और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं। सो लेट्स रैप अप इट हियर ओनली। हम अब मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।